नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ाम पोर्टल में। दोस्तों, क्राउन का गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है और इसमें हम मुग़ल कालीन इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। कल हमारा वीडियो नहीं आया था क्योंकि उसका कुछ कारण था। सर आए हुए थे, वो सर का ट्रेनिंग 2 तारीख से फिर से शुरू होने वाला है, तो थोड़ा हम बिजी थे उधर और इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया। आज भी थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन वीडियो आपको मैं कोशिश किया कि ला के दे दूँ। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग मुग़ल वंश पढ़ रहे थे और मुग़ल वंश में ये वाला मैंने बता दिया था कि ये स्रोत में कौन कौन सा बुक का नाम याद रखना है। ठीक है, और इसमें एक पातशाह नामा पूछा हुआ था, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वाला पातशाह नामा और शाहजहाँ नामा। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि मुग़ल वंश की स्थापना जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की थी। इसका जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। ठीक है, और ये वाला आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, पिता की ओर से ये तैमूर का वंशज था। ठीक है, और माता की ओर से चंगेज़ खां का वंशज था। ठीक है, ये वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। ये पानीपत का प्रथम युद्ध मैंने लिख दिया है यहाँ पे, जो बाबर लड़ा था। द्वितीय अकबर और रेमू लड़ा था, वो भी मैंने लिख दिया। एक जगह इसलिए लिखा हूँ कि जब हम पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर वाला पढ़ रहे होंगे तो दूसरा भी ध्यान कर लेंगे और उसका भी डेट हम लोग याद रखेंगे। देखिए, आप इस डेट में देखिए, जस्ट इसके 30 साल बाद ये दूसरा युद्ध हुआ है पानीपत का। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और फिर 1761 में फिर दोबारा युद्ध हुआ है, तीसरा पानीपत का, थर्ड वाला। तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए आगे हम पढ़ लेते हैं। देखिए, बाबर के बारे में पढ़ लेंगे, कैसे आया, युद्ध लड़ा, कौन कौन सा। इसमें सबसे पहला आक्रमण हम याद रखेंगे कहाँ किया था। ठीक है, ये वाला ये ध्यान रखेंगे। कौन से दर्रा से आया था, ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरा आक्रमण कहाँ किया, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा आक्रमण कहाँ किया, चौथा आक्रमण कहाँ किया। ठीक है, ये वाला बाबर जो प्रमुख युद्ध लड़ा है उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, 26 लड़ा, 27 लड़ा, 28 लड़ा, 29 लड़ा, लगातार युद्ध लड़ रहा है। ठीक है, 4 युद्ध लगातार। देखिए, अब कैसे याद करेंगे। पानी पिया, खाना खाया और चल दिया घर। ठीक, चल दिया घर। तो देखिए, पानी से पानीपत, खाना से खानवा, चल से चंदेरी और घर से घाघरा। ठीक है, ये इसका क्रम है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये 26, 27, 28 और ये 29। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पानीपत जीतने के बाद कैसे कैसे स्थापना हुआ मुग़ल वंश का, ये दिया हुआ है यहाँ पे। ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2 काफिर राज, विजयनगर, कृष्णदेवराय थे उस समय, और मेवाड़, ये दोनों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मरने के बाद कहाँ दफनाया गया था, पहले आगरा में दफनाया गया था, बाद में काबुल में उसके चुने हुए स्थान पर दफना दिया गया, मतलब काबुल में उसका मकबरा है। ठीक है, ये थोड़ा पढ़िएगा। बाबर मरा तो हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। हुमायूं जब बाबर मर गया तो हुमायूं ने अपना जो साम्राज्य था वो अपने सभी भाइयों में आपस में बराबर बराबर बांट दिया। ठीक है, तो ये इसको हुमायूं की सबसे बड़ी भूल भी कहा जाता है, लेकिन चूँकि अब इतिहास है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा सही था, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं उसने भूल की थी, उसको अपने साम्राज्य को नहीं बांटना चाहिए था, अगर उसने बांट दिया इसलिए उसका साम्राज्य कमज़ोर हो गया और शेरशाह सूरी ने उसको हरा दिया। ठीक है, अब देखिए, हुमायूं जब आया तो हुमायूं का जीवन न बहुत कठिन परिस्थितियों में बीता। वह गिरता पड़ता रहा और अंतिम में गिरते हुए ही मर गया। ठीक है, तो ये एक हमारे इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि वो ज़िंदगी भर गिरता पड़ता रहा और अंतिम में गिर पड़ के मर गया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वो जो सीढ़ी था पुस्तकालय दीन पना, उससे गिरा था और उसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, ये वाला थोड़ा सा याद रखिएगा। काली को दौरा पड़ा, चौंसा गया और कन्नौज में मर गया। ठीक है, ये इससे ध्यान रहेगा ना कि जो हुमायूं युद्ध लड़ा है वो आपको ध्यान आ जाएगा। देखिए, काली से कलिंजर, दौरा से दौराहा, चौंसा से ये वाला चौंसा और कन्नौज से कन्नौज। ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसको युद्ध के तरफ पे नहीं लेंगे क्योंकि युद्ध नहीं हुआ था, एक छोटा सा संघर्ष हुआ था। ठीक है, तो ये वाला हमको याद कर लेना है। हुमायूं का निष्कासित जीवन, वो अफगानिस्तान गया था, फिर उधर ईरान वगैरह गया, वहाँ पे कुछ दिन रहा और 15 साल तक निष्कासित जीवन। फिर उसके बाद जब आया तो दोबारा मुग़ल साम्राज्य को प्राप्त किया, अपने मतलब उत्तराधिकारी जो उसका साम्राज्य था उसको प्राप्त किया। ठीक है, 55 में जीता और उसके बाद 56 में मर भी गया। ठीक है, और फिर यही
जो ये वाला युद्ध है ना सरहिंद का, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि इसी युद्ध में जीता और ये शेरशाह का उत्तराधिकारी था, सिकंदर सूरी। और ये देखिए, ये मैंने लिख भी दिया है, शेरशाह का उत्तराधिकारी इसी को पराजित किया और पुनः दिल्ली पे कब्जा करने में कब्जा कर लिया और मुगल साम्राज्य की फिर से नींव पड़ गई। ठीक है, दोबारा नींव पड़ गई क्योंकि बाबर डाल के गया था। ये तो कुछ देर के लिए कब्जा हुआ था शेरशाह सूरी और उसके वंशजों का, उसके बाद इसने वापस उनसे प्राप्त कर लिया। ठीक है, और हम जानते हैं कि दिन बना के सीढ़ी से गिरा और मर गया। ठीक है, उसके बाद जब मर गया तो इसका पुत्र था अकबर, बहुत छोटा था, उसके बाद उसको राजा बना दिया गया। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या कि अकबर जो हुमायूं जब निष्कासित जीवन जी रहा था तो ये थोड़ा दिन शासन भी किया था। ठीक है, कहा जाता है कि एक इतिहासकार ने कहा कि अगर शेरशाह सूरी को 5 साल और मिले होते तो आज शायद मुग़ल इतिहास ऐसा ना होता जैसा कि हम आज जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि शेरशाह जब तक जीवित रहा हुमायूं को कब्जा नहीं करने दिया। तो ये इतिहासकार ने कहा है, मैं आपको थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, अब देखिए शेरशाह सूरी के बारे में हमको पढ़ना है। इसका बचपन का नाम था, उसके पिता ने 2 शादी की थी और वो सासाराम का उनका जागीर देखता था। धीरे धीरे उसने वहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त किया कि जागीर की कैसे देखभाल करी जाती है, कैसे प्रशासन देखा जाता है, और एक कुशल प्रशासक के तौर पे उसको जाना भी जाता है क्योंकि उसने जो व्यवस्था लाया था या रुपया जो चलाया, उसने जो 10 साला व्यवस्था लगाया वो आगे अकबर के लिए पुरोगामी था, मतलब पीछे का चीज़ अकबर ने उसको भी फॉलो किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है, देखिए ये कलिंजर पर आक्रमण जब कर रहा था, ये एमपी में है, आप ध्यान रखिएगा, कलिंजर एमपी में है। तोपखाना फट गया या तोप का जो मुंह रहता है वो फट गया था, जिसके कारण वो उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब देखिए हम जो पढ़ते हैं ना वो टोडरमल इसी के दरबार में था। बाद में अकबर के साथ भी वो कंटिन्यू करेगा क्योंकि टोडरमल बहुत विद्वान था और उसने एक 10 साला पद्धति निकाली थी जिसमें 10 साल के फसल के मूल्य का औसत निकाल कर लगान तय किया जाता था। तो अकबर को भी बहुत अच्छा लगा और चूँकि वह टोडरमल बहुत विद्वान भी था तो इसलिए उसको अपना वित्त मंत्री भी उसने बना के रखा हुआ था अकबर ने। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान कर लीजिएगा, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। दीवाने बाजार, दीवाने राज, दीवाने रसतल, दीवाने ईसा, दीवानी काजार, दीवाने बड़ी, ये थोड़ा सा आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा कि कौन सा वित्त विभाग कहते हैं। बाजारात से वित्त विभाग होता है, आरिज से सैन्य विभाग। देखिए आरिज मतलब सेना होता है, आरिज मतलब सेना ही होता है। ये हम लोग सल्तनत में भी पढ़े थे, दीवाने आरिज, वो उसका एक विभाग भी था, सैन्य विभाग। ठीक है, दीवाने रसातल, दीवाने ईसा, ये सब थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लिया। बरीद मतलब गुप्तचर होता है, इसका अर्थ ही होता है बरीद का गुप्तचर। ठीक है, तो गुप्तचर विभाग हो गया। अब देखिए अर्थव्यवस्था, कैसे उसमें अर्थव्यवस्था में क्या था, कैसे ज़मीन नापा जाता था, कितना टैक्स देना होता था, ये सब थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेंगे। मुद्रा हम बताए ही थे, वो चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया था। इसका मात्रा भी दिया हुआ है कि कितना कितना ग्रेन का होता था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के समय एक निर्बल बुढ़िया जो मतलब बहुत शरीर से भी जीर्ण शीर्ण हो और फटे पुराने कपड़े पहनी हो, अगर उसके सर पे भी असरफियों से भरा टोकरा रख दिया जाए और वो जाएगी रास्ते में तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उस बुढ़िया से वो असरफी लूट ले, क्योंकि सबको पता था कि अकबर जो हमारा शेरशाह सूरी था कितना कठोर दंड देता था। तो इससे हमको पता चलता है, एक इतिहासकार ने लिखा है इसको, इससे हमको पता चलता है कि शेरशाह सूरी के कैसा दंड देता है, ये मतलब सबको पता है। तो इससे पता चलता है कि शेरशाह सूरी के समय में कानून व्यवस्था बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से काम कर रहा था। ठीक है, और उसने चूँकि जैसे होता क्या था कि मान लीजिए कोई ज़मींदार है या जागीरदार है, वो मर गया तो क्या होता था पहले कि उसका जो संपत्ति है वो या तो लोग कब्जा कर लेते थे या तो सरकार हड़प लेती थी। ठीक है, सरकार अपने कब्जे में लेती। लेकिन शेरशाह ने नियम बनाया कि नहीं, जागीरदार अगर कोई मर जाता है तो उसकी संपत्ति को तब तक सरकार देखभाल करेगी जब तक उसका कोई वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी शेरशाह सूरी ने नियम बनाया था। ठीक है, और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। सराय निर्माण कराया था, हम जानते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाया था। ये अभी आगरा से बुरहानपुर, दिल्ली से चित्तौड़, मुल्तान, लाहौर से मुल्तान, मतलब लाहौर से कोलकाता तक था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इमारत कौन कौन सा बनाया, रोहतासगढ़ का किला बनाया, दिल्ली का पुराना किला अभी भी है, हमारे जो चिड़ियाघर है उसके पीछे, उसके पहले ही है। दीनपनाह को तुड़वा के बनाया था, जो दीनपनाह जो हुमायूं ने बसाया था उसको। ठीक है, तो उसके अंदर किला कुन्हा बनाया। सासाराम में स्वयं का मकबरा बनवाया। कन्नौज नगर को बर्बाद कर शेरशाह सूरी नगर बनाया।
नगर बसाया, ठीक है। और पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्रा को पटना नाम दिया शेरशाह सूरी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के ही समकालीन थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा, अब शेरशाह सूरी चला गया है, अकबर आ गया है, हुमायूं मर गया है, अकबर आ गया है, अकबर का शासन शुरू हो रहा है। अकबर उस समय बहुत छोटा था, तो ये जो था बैरम खां इसका संरक्षक था, और उसके अंतर्गत वो उसका काम जो था राजा का, वो सारा बैरम खां ही देखता था, ठीक है। तो अकबर के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसको, अकबर को ना डेस्टिनी चाइल्ड कहा जाता है, मतलब भाग्य का पुत्र, भाग्य का पुत्र। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जब हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, तो अकबर को शिक्षा देने के लिए, मतलब तलवार वगैरह के, तलवारबाजी वगैरह की शिक्षा देने के लिए उसने अपने चचेरे भाई के पास छोड़ा था, चचेरे भाई के पास छोड़ा था। और जो वह चचेरा भाई हुमायूं का जानी दुश्मन था, मतलब एकदम जान का दुश्मन था, मतलब अगर मिल जाता हुमायूं को तो उसका हो सकता है कि उसका वो भी कर देता, ठीक है। तो सोचिए, अकबर को शिक्षा उससे मिली जो उसके पिता का सबसे जानी दुश्मन था। उसके बाद अकबर को ऐसा संरक्षक मिला, बैरम खां जैसा, कि जिसने पूरे मुग़ल साम्राज्य की नींव मजबूत की, लेकिन कभी भी खुद को साम्राज्य या सम्राट बनने का स्वप्न नहीं देखा। उसके बाद जैसे, अब एक एग्जांपल और भी मैं देता हूँ डेस्टिनी चाइल्ड का, कि पानीपत का जब दूसरा युद्ध हो रहा था, पानीपत का जब दूसरा युद्ध हो रहा था, सेकेंड वाला, तो उस समय क्या हुआ था कि अकबर की सेना हार रही थी, ठीक है, और हेमू जीत रहा था, हेमू जीत रहा था, हेमू की सेना ही जीत रही थी और सब कुछ सही चल रहा था, हेमू जीत भी जाता। लेकिन हुआ क्या, एक तीर कहीं से आया और हेमू की आंख में लग गया और वो हाथी पर से गिर गया, और राजा जैसे ही गिरा, सारे सैनिक उसके हतोत्साहित हो गए और अकबर जीत गया। तो इससे हमको पता चलता है, और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिससे हम बता सकते हैं अकबर जो था डेस्टिनी चाइल्ड था, मतलब भाग्य उसका, या तो कह लीजिए किस्मत बहुत तेज था, या भाग्य का ही पुत्र था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बात था, हम बता दिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अकबर के बारे में जो मैंने टिक लगाया है सब पढ़ना है। अकबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मुग़ल काल में कोई है तो अकबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अकबर शाहजहाँ और जहांगीर से, ठीक है। ये थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, इसको जितना भी युद्ध वगैरह लड़ा है सब, इसका पहला युद्ध, इसका अंतिम युद्ध, ये सब पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है ना, दास बाबू तीरथ जाएंगे। दास बाबू नाम का एक आदमी था, तीर्थ गया, तीरथ जाएंगे और वहाँ इबादत करेंगे, मतलब पूजा करेंगे, फिर मजहर की घोषणा करेंगे, ठीक है। हो सकता है वो सोचे होंगे पूजा करके हम कोई नया सा आदेश निकालेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखिए इससे ट्रिक क्या है, ट्रिक है इसका कि दास बाबू यानी दास पर था, तीर्थ मतलब तीर्थ यात्रा, जाएंगे मतलब वो, सॉरी मैं बता देता हूँ, एक मिनट, जाएंगे से कुछ है, शायद एक क्या लिखा था मैंने, एक मिनट मैं बताता हूँ, भूल गया हूँ मैं, एक मिनट, उसने कुछ घोषणा की थी, हाँ जजिया करके समाप्ति किया था, तो ये जजिया है, ठीक है। जाएंगे से जजिया, इबादत से इबादत खाना, मजहर से मजहरनामा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, हो गया मुझे थोड़ा, मैं फिजिकल में बिजी था तो मुझे भी थोड़ा पढ़ने का टाइम नहीं मिला, आज रिवीजन का भी टाइम नहीं मिला, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अकबर का हम जन्म से लेकर पूरा पढ़ेंगे, बैरम का संरक्षण में कैसे रहा, तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद पर्दा शासन, इसको पेटीकोट शासन भी कहा जाता है, ठीक है। अगर इंग्लिश में कोई कहीं मिले कि पेटीकोट शासन कब से कब तक चला, तो 60 से 64 तक चला, ठीक है। बैरम खां कब मर गया है, 56 से 60 में, 60 वो हज़ार था तो वहाँ उसकी कोई उसको मार दिया, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध हो गया, मैंने बता ही दिया। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध पर लड़ा, अकबर की राजपूत नीति। अब देखिए अकबर जो था ना, वो बहुत समझदार था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसको ना व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज़्यादा था और सामाजिक ज्ञान बहुत ज़्यादा था। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब बाबर मर रहा था तो हुमायूं को बाबर ने कहा कि हे पुत्र, तुम भारत में आए हो और भारत में तुम शासक बन के आए हो, ठीक है, और हम जो हैं, हमारी जनसंख्या बहुत कम है और यहाँ की बहुसंख्यक जाति जो है हिंदू धर्म को फॉलो करती है, तो हम ना दाल में पड़े नमक के बराबर हैं, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी तुम बहुसंख्यक को तंग मत करना, ऐसा ना हो कि नमक ज़्यादा हो जाएगा तब भी दाल ख़राब हो जाएगा, कम हो जाएगा तब भी दाल ख़राब हो जाएगा,
ठीक है। तो उसका कहना था कि तुम यहाँ के लोगों के साथ मिलजुल के रहना और यहाँ पे कभी भी ये मत सोचना कि हम बहुसंख्यक जो हिंदू हैं उनको उनका धर्म परिवर्तन करेंगे या उन पे मतलब हम उन पे अत्याचार करके शासन कर पाएंगे, ठीक है। तो बाबर बहुत अच्छा चीज़ बता के गया था जिसको हुमायूं ने फॉलो किया। हुमायूं को थोड़ा टाइम नहीं मिला, लेकिन इस चीज़ को ना अकबर ने फॉलो किया। अकबर जानता था कि भारत इतना बड़ा देश है, चूँकि यहाँ बहुत सारे राजा पहले से थे, तो सबको ना अपने प्रत्यक्ष रूप से अधीनता स्वीकार नहीं किया जा सकता है, कराया जा सकता है। तो उसकी नीति यही थी कि जो हमारा अधीनता स्वीकार कर लेता है उसको अधीनता स्वीकार कर लेने दो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अधीनता स्वीकार कर लेंगे लेकिन बाद में फिर से स्वतंत्र हो जाएंगे, तो उनको ना सिर्फ ये उनका कहना था कि आप टैक्स दे दो। जैसे दक्षिण भारत, वो उसका वही कहना था, दक्षिण भारत में जितने राजा थे सबको जीता, उसके बाद वहाँ किसी न किसी प्रशासक को नियुक्त किया और बोला कि बहुत सारे ऐसे भी थे जिनको वहीं का राजा को नियुक्त कर दिया कि आप मेरे अधीन हैं, आप अपने राज्य में शासन करो, सिर्फ हमें कुछ टैक्स लगान के रूप में दे देना, ठीक है। तो अकबर की यही नीति थी। अकबर की राजपूत नीति क्या थी? अकबर जानता था कि राजपूत जो थे ना वो लड़ने में शुरू से ही तेज थे और वो आन बान शान के लिए जीते थे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि जब शिवाजी को कैद करके जब जयसिंह लाए, तो जयसिंह ने उनसे जब संधि की थी तो उन्होंने कहा था शिवाजी से कि मैं आपको ज़रूर यहाँ से ले जा रहा हूँ औरंगजेब के पास मिलने के लिए, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, औरंगजेब मतलब आपको आपका जान माल का नुकसान आपको नहीं करेगा, ठीक है, ये मेरा वचन है। तो जब देखते हैं कि औरंगजेब उनको कैद कर लेता है तो जयसिंह जो थे अपना वचन रखने के लिए खुद तो नहीं जाते हैं शिवाजी को छुड़वाने के लिए, क्योंकि वो भी चूँकि राजा के वफादार थे और ये लोग आन बान शान के लिए जीते थे, किसी अपने से गद्दारी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने अपने पुत्र को भेजा कि तुम जाओ शिवाजी की मदद करो, और उनके पुत्र की सहायता से शिवाजी वहाँ भागने में सफल हुए, तो जिससे उनका अपना वचन भी रह गया और वो राजा के प्रति वफादार भी रहे, ठीक है। तो ऐसे मतलब ये एग्जाम्पल था कि राजपूत थोड़े होते थे, लड़ने वगैरह में थे। तो इसलिए अकबर जानता था कि इनको ना दमन की नीति से नहीं थी किया जा सकता, इसलिए पहले उन्होंने समझौता की नीति को अपनाया। पहले मतलब जो राजपूत समझौता से मान गए, समझौता से उनको मना लिया। कुछ लोगों के साथ उसने शादी विवाह वगैरह वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और कुछ जो बच गए उनके खिलाफ उसने दमन की नीति अपनाया, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अकबर जो था वो जानता था कि कैसे शासन करना है। देखिए, अकबर कभी भी दक्षिण भारत को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जीतना चाहता था, इसीलिए उसका शासन इतना दिन तक टिका, और इसीलिए हम लोग कहते हैं अकबर महान, ठीक है। और देखिए, अकबर को पता था कि चूँकि दक्षिण भारत बहुत दूर है, पथरीला बंजरीला जगह है, उस समय इतना सिंचाई का ना सुविधा था, ना इतना यूरिया पोटास वगैरह, ना इतने सारे खाद वगैरह होते थे। तो वहाँ चूँकि फसल वगैरह का भी उत्पादन बहुत कम होता था, वैसा कुछ खनिज वगैरह का था नहीं। तो उसको पता था कि अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको इतना लगान भी नहीं मिलेगा जितना कि मेरा खर्च हो जाएगा। लेकिन यही गलती औरंगजेब किया, और कहा जाता है कि औरंगजेब का जो गलती था वही उसका कब्र बना। दक्षिण भारत में वो 26 साल तक लड़ता रहा और अंतिम में दक्षिण भारत में ही मर गया, ठीक है। और तब भी वो दक्षिण भारत को पूरा प्रत्यक्ष रूप से नहीं जीत पाया। तो इससे कहा जा सकता है कि अकबर की नीति जो थी वो इस मामले में ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। अब देखिए, हम एक चीज़ और बताते हैं, ये जो हल्दीघाटी का युद्ध आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, मेवाड़ जो था ना, मेवाड़ कभी भी ना ये युद्ध में तो हार जाता था, लेकिन अधीनता नहीं स्वीकार करते थे मुगल का। तो ये अब देखिए, अकबर के साथ 2 युद्ध लड़ा 1568 में, जिसमें अकबर खुद गया था, लेकिन तब ये हार गए राणा सांगा के पिताजी, लेकिन फिर भी ये लोग वो नहीं स्वीकार किए, अधीनता नहीं स्वीकार किए। फिर 1576 में राणा प्रताप लड़े, फिर भी वो भी नहीं अधीनता स्वीकार किए। लास्ट में 1615 ईस्वी में ये जब जहांगीर के साथ समझौता होता है, तब जाके ये मेवाड़ ने मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये हम पढ़ लेंगे, अकबर के 9 रत्न हैं, इनके सब टोडरमल बता ही दिए। ये शेरशाह सूरी के भी दरबार में थे, आगे चल के इनका भी मंत्री रहा मान सिंह, अकबर का सेनापति तान सिंह, हम सबको ही जानता है कि वो एक बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे। बीरबल, जिनका ओरिजिनल नाम महेश दत्त था, मुल्ला दुप्याजा, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अब्दुल रहीम खान, ये बैरम खां का पुत्र था। और अकबर ने जब बैरम खां मर गए
तो अकबर की जो बेवा बैरम खां की जो बेवा थी उससे अकबर ने शादी कर लिया मतलब कहने का मतलब है कि अब बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना जो था वो अकबर का पुत्र हुआ या सौतेला उसका पिता हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये थोड़ा सा अकबर का ना जो भी युद्ध है ये थोड़ा सा हमको पढ़ना है। देखिए पहला युद्ध हम पढ़ेंगे और अंतिम युद्ध पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट और लास्ट पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग ये जो टिक लगाए हैं ना जितना भी युद्ध, ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये असीरगढ़ ना खानदेश में ही पड़ता है, तो इसलिए इसी में एक छोटा सा जगह था, तो इसका युद्ध जो था अकबर का अंतिम युद्ध था, और ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद ना ये वाला थोड़ा सा आप इसमें एक आध गो है जो जैसे यहाँ पे गुजरात का युद्ध सबसे तेज अभियान था इसका। उसके बाद हल्दी घाटी में 2 युद्ध लड़ा था, देखिए उदय सिंह के साथ, उसके बाद महाराणा प्रताप के साथ, तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद ना बताया था ना मैंने कि ये इसमें उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं किया था, फिर 1615 में अधीनता स्वीकार किया, ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अकबर की धार्मिक नीति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इबादत खाना की स्थापना की और इबादत खाना क्या था ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ नहीं था, एक प्रार्थना भवन था जिसमें पहले तो उसके अपने धर्म के लोग आने के लिए मतलब बना हुआ था, फिर बाद में उसको सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए 1578 में सभी धर्म के लोगों के लिए खोल दिया गया, 1575 में बना, 3 साल बाद सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला आप लोग देखिए, मैंने ये सब टिक लगाया है कि उसमें किस धर्म के कौन से गुरु को बुलाया, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। मजहरनामा याद रखना है, दीन इलाही, सुलह कुल, ये पढ़ लेना है। ठीक है, और ये वाला हरविजय सूर्य को जगत गुरु और जिनजन सूर्य को योग प्रदान की उपाधि दी। सामाजिक कार्य नवरोज, देखिए तुलादान पायोस झरोखा, ये नौरोज कौन लाया था, वहाँ हम लोग बलबन के समय पढ़े होंगे कि नौरोज का वो जो प्रथा था वो शुरू किया था, पारसी परंपराओं को चला, और इसको अकबर भी फॉलो कर रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मनसबदारी व्यवस्था ये बहुत फेमस है, और कहा जाता है कि मुगल काल का जो पतन हुआ जब मनसबदारी प्रथा पे संकट आया, उसके कारण ही ये भी एक कारण था मुगल साम्राज्य के पतन का। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी मैं फ्लो में ना थोड़ा सा हो सकता है कोई वर्ड मतलब मैं लगता है मुझे कि दिमाग में सही बोल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी गलत निकल जाता है, आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलिएगा। ठीक है, फ्लो में निकल जाता है, ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए ये मनसबदारी में क्या होता था, जात क्या था, सवार क्या था, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा इसमें। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। लगान व्यवस्था, वही टोडरमल वाला, देखिए ये दसाला, नस्क प्रणाली, नस्क कनकूत मतलब क्या, इसमें कनकूत नहीं मतलब कि कनकूतवे बता दीजिए कि कितना है, मतलब ऐसे ही अंदाज भी बता दिए कि ये 5 किलो होगा, 10 किलो होगा, तो उस प्रकार से इसमें अंदाज़ा लगाया जाता था। ठीक है, राज के हिस्सा 1/3, गला बक्सी, वही बटाई वाला सिस्टम था। जब्ती या नकदी मतलब इसमें क्या होता था ना, पैमाइश पहले नाप होता था कि भूमि का पैमाइश कितना है, और उस पर जो भी फसल मतलब बोया गया है, हो सकता है सरसों के बजाय धान बोया हो, कोई गेहूँ बोया हो, तो उसके अनुसार मतलब ये मतलब लगान निर्धारित होता था, और वो नगद के ही रूप में लिया जाता था। ठीक है, अब देखिए साहित्यकार, ये वाला थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। अकबर कौन कौन सा इति करवाया, महाभारत को किस नाम से अनुवाद कराया, रजमनामा, ये एकदम रट जाना है। ठीक है, रजमनामा का हिंदी अर्थ होता है युद्धों का वर्णन, ऐसे करके है, युद्धों का इतिहास, ये वाला थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। ठीक है, बदायूनी कौन सा किताब लिखा, किसका अनुवाद किया, ये लीलावती, ये फैजिया, इसका अनुवाद किया था, ये थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अब देखिए अब्दुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद किया, अनवर सदात नाम रखा, ये हम एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अकबर के काल में जो चित्रकार था बदामी, देखिए बदामी क्यों है। ठीक है, ये बसावन, अबू समद, उसके बाद मीर है, मीर अली, ये MI से मीर वाला है। उसके बाद ये है सैयद अली, देखिए सॉरी फिर से मैं बताता हूँ, देखिए ये है बसावन। ठीक है, BA से बसावन, DA से दसवंत। ठीक है, ये दसवंत हो गया, और MI से मीर अली। ठीक है, मीर सैयद अली। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक,
और ये वाला ए से ना ये अबू समद होता है, इसका कुछ और आप ट्रिक बना लीजिएगा। मैंने ऐसे ही याद किया था बादामी करके, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आप लोग नाम याद रखिएगा। पूछता है कभी कभी कि अकबर के दरबार में कौन सा चित्रकार था और जहांगीर के दरबार में कौन सा चित्रकार था, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज होने में इसलिए मैंने ट्रिक बनाया था इसको। ठीक, अकबर ने आगरा का किला बनवाया, ठीक है, आगरा का किला बनवाया, उसके बाद जहांगीरी महल बनवाया, अकबरी महल। देखिए जहांगीरी महल जो था वो अकबर बनवाया था और ये आगरा में बनवाया था, इसलिए थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा नहीं लगे कि जहांगीरी महल और अकबरी महल नाम है तो हो सकता है कि दिल्ली में बनवाया कहीं और, नहीं, ये अकबर आगरा का किला बनवाया था, उसी में बनवाया था। ठीक, फतेहपुर सीकरी बनवाया, दीवाने आम दीवाने खास बनाया, सब ये सब है। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया था 106। ये किसके खुशी में बनाया था, जब गुजरात से जीत के आया था तो गुजरात विजय की खुशी में बनवाया था। ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक, मनसदारी प्रथा शुरू की, ये एका विवाह और उसके बारे में ये लोग आया था, ईसाई था। ठीक है, ये पढ़ लेंगे। शाही टकसाल भी बनवाया था, वहाँ से सिक्के वगैरह जारी किए जाते थे, और उनका चांदी का सिक्का जलाली कहा जाता था, तांबा का सिक्का दाम कहलाता था। जहांगीर हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, कल से वीडियो रेगुलर आएगा, इसलिए आप लोग आराम से पढ़िए। और ये कल संडे है, कल वीडियो नहीं आएगा, अब मंडे को वीडियो आएगा। ठीक है, तो मंडे को वीडियो आएगा। आज जितना भी छूटा हुआ है ये जो मैंने पढ़ा है सारा आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और बाकी मैं कोशिश करूँगा, अगर कल वीडियो देखता हूँ बन जाएगा तो कल आएगा, नहीं तो फिर मंडे को वीडियो अवश्य आएगा। ठीक है, चलिए अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बहुत लंबा हो गया है। धन्यवाद, जय हिंद।